हाय फ्रेंड्स। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने मैलोक और कैलोक का यूज़ देखा था डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करने के लिए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक मेमोरी जो हमने एलोकेट की है, कुछ मेमोरी जो हमने एलोकेट की है किसी मैलोक या कैलोक फंक्शन से, आगे अगर हमें और ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत है तो वो हम कैसे एलोकेट कर सकते हैं। तो वो हम एक स्टैटिक एरे की हेल्प से नहीं कर सकते, वहाँ पे हमें एक तीसरे फंक्शन की ज़रूरत है जिसे कहते हैं रीअलोक। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, रीएलोकेशन ऑफ मेमोरी। तो ये रीएलोकेशन करना काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो ये जो फंक्शन है रीएलो, तो पहले मैं लिखती हूँ यहाँ पे, फिर आपको उसका मतलब बताती हूँ। मैं यहाँ पे एक और पॉइंटर लेने वाली हूँ, लेट्स से इंट स्टार क्यू। तो ये भी मेरा एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर है। मैलोक और कैलोक की तरह रीएलोक भी जो एक पॉइंटर रिटर्न करता है उसको भी हमें टाइप कास्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो इंट स्टार है मैंने उसे टाइप कास्टिंग करने के लिए लगाया है। और फिर यहाँ पे मेरा आया रीएलोक फंक्शन। ये फंक्शन 2 आर्ग्यूमेंट्स लेता है। तो पहला जो मेरा आर्ग्यूमेंट है वो तो है p, कौन सा पॉइंटर है जिसकी जो मेमोरी है वो हमें फिर से एलोकेट करनी है। तो जैसे p में मेरी जो पहले मेमोरी गई थी वो गई थी n इंटू साइज ऑफ इंट। अब हम मानते हैं कि लेट्स से हमें 2 और इंटीजर्स के लिए स्पेस चाहिए। तो अब p को रीएलोकेट करनी है हमें, मेमोरी p वाली मेमोरी रीएलोकेट करनी है। और यहाँ पे हम देंगे कि हमें नया साइज क्या चाहिए। अब हमें 2 एडिशनल इंटीजर्स चाहिए, तो हमारा मेमोरी साइज कितना हो जाएगा n+2। तो जो पहले n थे वो तो चाहिए ही चाहिए, 2 और इंटीजर्स चाहिए इंटू साइज ऑफ इंट। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो भी मेरी मेमोरी p को मिली थी वो फिर से रीएलोकेट हो गई। तो जब p वाली मेमोरी रीएलोकेट हो गई तो ये जो पहले p को मेमोरी मिली थी ये चली जाएगी। और अब जो मेरी न्यूली मेमोरी एलोकेट हुई है उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है उसकी वैल्यू हो जाएगी q में। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, क्या q और p की वैल्यू सेम होंगी, ये डिपेंड करता है। अब यहाँ पे जो हमें मेमोरी का ब्लॉक एलोकेट हुआ था n इंटू साइज ऑफ इंट, तो उसके आगे अगर इतना स्पेस है, 2 इंटीजर्स का और स्पेस अगर खाली है उसके आगे, तो इस पॉइंटर की वैल्यू नहीं चेंज होगी। तो जो q की वैल्यू है वो p की वैल्यू के इक्वल ही होगी, क्योंकि वहीं पे वो मेमोरी हमारी रीएलोकेट होके हम उसे बढ़ा सकते हैं। अगर वहाँ पे इतना स्पेस नहीं है तो हमें एक नया पॉइंटर मिलेगा जिसकी वैल्यू होगी q। तो इसको देखने के लिए, अच्छा और एक और चीज़, अगर मेमोरी का जो एड्रेस है वो सेम रहता है, अगर p जो q के बराबर है, सेम मेमोरी ही एक्सटेंड हुई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमें अब एक दूसरा मेमोरी का चंक मिला है, तो जो मेरा पहले का ये जो डेटा पड़ा था p के अंदर, इन वाली मेमोरी लोकेशंस के अंदर जो डेटा पड़ा था वो अपने आप ही नए वाली मेमोरी लोकेशंस के अंदर कॉपी हो जाएगा। तो इसको करने के लिए हम एक चीज़ कर देते हैं यहाँ पे छोटी सी। हमें पता है कि जो कैलक फंक्शन है उसने ऑटोमेटिकली इन सारे n वेरिएबल्स की जो वैल्यू थी वो 0 इनिशियलाइज कर दी थी। उसको जस्ट थोड़ा सा चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे pi की वैल्यू i+1 कर रही हूँ। तो जो फर्स्ट मेमोरी लोकेशन पे जो वैल्यू पड़ी होगी वो होगी 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। और हम ये सारी वैल्यूज फिर से प्रिंट करा के देख सकते हैं कि हमारे एरे के साथ क्या हुआ है। मेरी जो वैल्यू है, मैंने n+2 इंटीजर स्टोर करे हैं, तो उन n+2 इंटीजर्स के लिए हम यहाँ पे वैल्यू देख सकते हैं। अब हमारा जो पॉइंटर है वो p से q चेंज हो चुका है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं qi। इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पे एक और printf स्टेटमेंट डाल देते हैं जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि कब मेरा पहले वाला लूप ख़त्म हुआ है। तो अब यहाँ जो मैं n की वैल्यू डाल रही हूँ, इनिशियली वो डाल रही हूँ 3। तो जब मैंने n की वैल्यू 3 डाली थी तो मेरी ये वैल्यूज हो गई 1, 2 और 3। उसके बाद मैंने 2 ऐड करे रीएलोक की हेल्प से। तो रीएलोक ने जो वैल्यूज दी
5 इंटीजर्स की दी, 1 2 3, और जो मेरे बचे हुए 2 इंटीजर्स थे उनमें कुछ गार्बेज वैल्यू आ गई। मतलब जैसे कैलॉग इनिशियलाइज कर देता है मेमोरी ब्लॉक्स को 0 से, रीएलोक ऐसा कुछ इनिशियलाइजेशन नहीं करता। हम यहाँ पे एक और चीज देखते हैं। तो हमने यहाँ पे कहा था कि हमें पता नहीं कि P और Q की वैल्यू सेम है या नहीं है, तो हम वो भी प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो लेट्स से हम यहाँ पे पॉइंटर P और Q दोनों प्रिंट करा लेते हैं। तो पहला मेरा आएगा पॉइंटर P और फिर आएगा पॉइंटर Q। बस देखना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल पे वहीं पे हमारी मेमोरी एक्सटेंड हो गई है या फिर हमें एक नई मेमोरी मिली है। तो इस पर्टिकुलर केस में आप देख सकते हो कि जो मेरी P की वैल्यू थी 00640D30, Q की वैल्यू भी वही है। मतलब जहाँ पे P को 3 इंटीजर्स के लिए मेमोरी एलोकेट हुई थी, वहीं पे उसी मेमोरी के ब्लॉक के बाद 2 और इंटीजर्स जितनी मेमोरी खाली है, तो Q और P की वैल्यू सेम है। अच्छा, अगर लेट्स से मैं यहाँ पे 2 की जगह 200 न्यू वेरिएबल्स ऐड करना चाहती हूँ, 200 नए इंटीजर्स ऐड करना चाहते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। तो अभी 200 नए इंटीजर्स की भी वैल्यू खाली है। यहाँ पे मैंने सब कुछ प्रिंट नहीं कराया इसलिए उसने दिखाया नहीं, बट अभी भी आप देख सकते हो कि P और Q की वैल्यू सेम है, तो अभी भी उतना बड़ा ब्लॉक खाली है। तो आप अपने एंड पे इस वैल्यू को बढ़ा के और कोशिश कर सकते हो देखने की कि जब आप इसको अलग अलग बार रन करोगे तब कोई ना कोई पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन ऐसी आ जाएगी जहाँ पे कि हमें एक नए मेमोरी स्पेस की ज़रूरत होगी, जैसे इस पर्टिकुलर केस में हुआ है। तो अब हमने जो हमने यहाँ पे वैल्यू दी थी, हमें जितनी नई मेमोरी चाहिए वो चाहिए n+20,000 इंटीजर्स के लिए। तो अब इस केस में क्या हुआ, जो मेमोरी P ने हमें एलोकेट की थी उसके बाद इतना स्पेस नहीं है कि 20,000 और इंटीजर्स आ जाए। तो अब आप यहाँ पे जो देखोगे, जो P और Q की वैल्यू है उनमें डिफरेंस है। अच्छा, यहाँ पे अब क्या हुआ है कि जो भी मेरे ये 20,000 नए इंटीजर्स एलोकेट हुए हैं, वो अब एक नए मेमोरी स्पेस में चले गए हैं, तो मेरे पहले वाले इंटीजर्स भी वहाँ पे कॉपी हो गए हैं। तो इस इंट स्टार पी को क्या हुआ, अब यहाँ पे जैसे कि हमने देखा स्टार पी में ये वैल्यू है, पी यहाँ पे पॉइंट कर रहा है और अब क्यू यहाँ पे पॉइंट कर रहा है और सारा का सारा डेटा भी क्यू के पास आ गया। तो अब ये पी की वैल्यूज को क्या हुआ, तो हम वो भी देख लेते हैं। तो क्यू में तो यहाँ पे डेटा आ गया, हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार प्रिंट करा के देखते हैं कि P में क्या स्टोर्ड है। तो डेफिनेटली P में जो पहले स्टोर था वो तो थे ये नंबर्स 1 2 3। अब हमने क्या किया, 20,000 जब हमने और मेमोरी मांगी तो एक नई जगह पे हमें मेमोरी एलोकेट हुई है जिसका एड्रेस क्यू में चला गया। तो अब P जहाँ पे पॉइंट कर रहा था वहाँ पे क्या हुआ, तो वो भी हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, इनिशियली तो P में जो P वाले एड्रेस पे जो वैल्यूज थी वो थी 1 2 3, फिर जब P Q में चेंज हो गया ये हमारा Q हो गया। अब अगर आप P वाले एड्रेस पे मेमोरी एड्रेस पे वैल्यूज देखने की कोशिश करोगे तो अब वहाँ पे आपको कुछ गार्बेज वैल्यूज दिख रही है। मतलब वो स्पेस अब आपका नहीं है, वो स्पेस अब आपका नहीं है। तो वो स्पेस अब कोई और प्रोग्राम यूज करने लग गया और उस प्रोग्राम ने वहाँ पे वैल्यूज भी बदल दी हैं। तो ये जो P वाला जो पॉइंटर जहाँ पे पॉइंट कर रहा था, ये वाले पॉइंटर को हम कहते हैं डैंगलिंग पॉइंटर। अब ये जहाँ पे भी पॉइंट कर रहा है वो मेमोरी मेरी नहीं है। तो जनरली डैंगलिंग पॉइंटर्स थोड़े से रिस्की होते हैं। अब आपको इस P को यूज़ नहीं करना, अगर आप वहाँ पे कुछ ओवरराइट करने की कोशिश करोगे तो आप किसी और प्रोग्राम के डेटा को चेंज कर सकते हो। सो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया कि एक बार जब आपने यहाँ पे मेमोरी को फिर से एलोकेट कर दिया है तो आप P को नल सेट कर दो। तो उससे क्या होगा, अब ये P कहीं पे पॉइंट नहीं कर रहा। या फिर बेटर इवन क्या करो कि ये जो स्टार Q है इसको Q की जगह P ही रहने दो। तो मेरी जो भी नई मेमोरी एलोकेट हो रही है
पी अब वहां पे पॉइंट करने लग जाएगा। तो अगर मेरी मेमोरी एड्रेस चेंज भी हुई है तो अब पी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, और अब जहाँ पे न्यूली मेरे बाइट्स एलोकेट हुए हैं पी वहां पे पॉइंट करने लग जाएगा। तो ये हुई रीएलोक के साथ मेमोरी एलोकेशन की बात। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे तो हमने साइज बढ़ाया है 20,000। हो सकता है हमें एरे का साइज कम करना पड़े, पहले मुझे 100 इंटीजर्स की जरूरत थी, अब मुझे 50 इंटीजर्स की ही जरूरत है, तो हम रीएलोक के साथ वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जितने भी इंटीजर्स लिए थे, लेट से मुझे उनमें से आधों की ही जरूरत है, तो अब मैंने फिर से यहाँ पे रीएलोकेशन की है और इसको कर दिया n/2 इंटू साइज ऑफ इंट। तो इनिशियली तो मेरे इसमें n इंटीजर्स से हर किसी में कुछ ना कुछ वैल्यू थी, अब मैंने उस मेमोरी साइज को पिचका के n/2 कर दिया। तो अब क्या होगा, जो मेरी लास्ट की वैल्यूज है वो ट्रंकेट हो जाएंगी, क्योंकि पहले तो इसमें 100 वैल्यूज थी, अब सिंस मैंने वैल्यूज कम कर दी हैं तो अब उसमें 50 ही वैल्यूज रही, तो बची हुई वैल्यूज का क्या होगा। तो हम इसको भी एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ हुआ क्या है, सबसे पहले एक बार क्लियरली हम देख लेते हैं। हमने पी पॉइंटर को मेमोरी एलोकेट की n इंटीजर्स के लिए, उसके बाद हर एक मेमोरी लोकेशन में हमने कुछ ना कुछ वैल्यू डाल दी 1 से स्टार्ट करके। तो अगर n वैल्यूज n इंटीजर्स हैं तो उनकी वैल्यूज हो जाएगी 1 से लेके n तक। फिर हमने मेमोरी को रीएलोकेट किया और जितनी भी मेमोरी थी उसको उसका आधा बना दिया, मतलब मेमोरी हमने कम कर दी अब। और उसके बाद जब यहाँ पे हम प्रिंट करा रहे हैं, अभी यहाँ पे हम सारी वैल्यूज ही प्रिंट करा रहे हैं, तो यहाँ पे होना क्या चाहिए, अब यहाँ पे जो मेरी लीगल वैल्यूज हैं जो एक्चुअली मुझे बिलोंग करती है वो n/2 तक ही हैं। तो अगर मेरा p जो है वो पहले 1 से लेके 100 तक एक्सटेंड हो रहा था, तो 1 से लेके 400 बाइट्स, ये जो सारे बाइट्स थे ये मेरे थे। अब ये वैल्यू हमने कम कर दी है, तो 1 से लेके 50 तक के जो इंटीजर्स हैं उन्हीं को हम एक्सेस कर सकते हैं, उससे आगे जाने की कोशिश करेंगे तो वो हमारा इलीगल मेमोरी एक्सेस है अगेन, जो कि एक एरर दे सकता है। इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओके, अब हमारे पास क्यू जैसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पे p की वैल्यू भी प्रिंट नहीं करा रही। और लेट्स से पहले 8 इंटीजर्स थे हमारे पास, तो यहाँ क्या हुआ, पहले 8 इंटीजर्स थे हमारे पास और हर किसी में 1 से लेके 8 तक वैल्यू थी। अब हमने क्या किया, मेमोरी को रीअलोक करके 2 से डिवाइड कर दिया, मतलब अब हमें 4 ही इंटीजर्स चाहिए। तो आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 की वैल्यू तो वही रही। अब ये जो आगे के 4 मेमोरी ब्लॉक्स हैं ये मेरे नहीं है, अगेन इसको कोई और प्रोग्राम यूज कर रहा है। तो इस 4 के आगे जब हम इन्हें एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास एरर आएगा। तो जनरली एरर्स, प्रोग्राम एब्रप्टली एंड हो जाता है जब हम वहाँ पे राइट करने की कोशिश करते हैं। अभी तो हम वहाँ पे रीड कर रहे हैं, लेट्स से मैं वहाँ पे राइट करने की कोशिश करती हूँ। तो अब इन n एड्रेसेस में से n/2 ही मेरे हैं, बट मैं हर किसी को ओवरराइट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखते हैं क्या होता है। तो ये मेरे जो i की वैल्यू है ये 0 1 2 3 तक की चली, वहां तक ये राइट कर पाया। और जैसे ही यहाँ पे i की वैल्यू 4 हुई तो मेरा प्रोग्राम एब्रप्टली एंड हो गया, क्योंकि अब वो जो आगे की लोकेशंस है वो मुझे बिलोंग नहीं करती। तो ये था कि कैसे हम रीएलोक को यूज़ कर सकते हैं मेमोरी को कम या ज़्यादा करने के लिए। अगले वीडियो में हम लास्ट फंक्शन देखेंगे डायनामिक मेमोरी एलोकेशन से एसोसिएटेड, जो है हमारा फ्री फंक्शन, और जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उसको सही से यूज़ नहीं करते तो आपका सिस्टम क्रैश भी हो सकता है।